अस्माकं संस्कृतमय भारतदेशस्य सर्वेभ्यः नमो नमः। जयतु भारतम्। अत्र आदर्शचरित्र सम्प्रतिवार्तालापविषये भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। आज की कहानी इतिहास की पृष्ठभूमि में उस चरित्र की है जिसने साधारण किसान परिवार में जन्म लिया, फिर भी वह अंग्रेजी के बहुत बड़े जानकार थे। वह एक शायर थे, एक अनुवादक भी थे, एक लेखक थे, एक साहित्यकार भी थे, एक इतिहासकार थे, एक कवि भी थे। वे अध्ययनशील, चिंतनशील और मननशील क्रांतिकारी भी थे। उनके मन में आज़ादी के बाद भारत की व्यवस्थाएं कैसी हो उसको लेकर बहुत बड़ा सपना था। कलम और पिस्तौल दोनों को हथियार बनाकर अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर करने वाले यानी क्रांतिकारी थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनके लिखे सरफरोशी की तमन्ना जैसे अमर गीत ने हर भारतीय के दिल में जगह बनाई और अंग्रेजों से भारत की आजादी के लिए वो चिंगारी छेड़ी जिसने ज्वाला का रूप लेकर ब्रिटिश शासन के भवन को लाक्षागृह में परिवर्तित कर दिया। ब्रिटिश साम्राज्य को दहला देने वाले काकोरी कांड को राम प्रसाद बिस्मिल ने ही अंजाम दिया था। ऐसे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म 11 जून 1897 में एक गरीब किसान के घर में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित मुरलीधर था और माता का नाम मूलमती था। संघर्ष उन्होंने बचपन में ही खूब देखे। उनके दादाजी ग्वालियर के रहने वाले थे। ग्वालियर का यह चंबल का जो इलाका है, यहाँ से अंग्रेज भी घबराते थे। अंग्रेजों को लगान नहीं देते थे। अंग्रेजों को भी वे परेशान करते थे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के पूर्वज वहीं के रहने वाले थे। बाद में वह शाहजहांपुर आ गए। उनके पास कुछ भी नहीं था, तो उनके दादाजी और उनके पिताजी ने अपनी मेहनत व पुरुषार्थ के बल पर यहाँ पर अपनी एक व्यवस्था बनाई थी। उनका जो परिवार था मूल रूप से राजपूत परिवार था, लेकिन उनको पंडित इसीलिए कहा जाता था क्योंकि वे वेदों, दर्शनों, उपनिषदों के अध्ययन करता थे तथा यज्ञ, योग और प्राणायाम से उनका जीवन पवित्र था कि उनको पंडित कहा जाता था। मूल रूप से वह ब्राह्मण नहीं थे। वह खुद भी कभी जाति पाति को नहीं मानते थे। वे बार बार यही कहते थे कि हमें जातियों में अपने देश को बांटना नहीं है, अपने मजहब में देश को बांटना नहीं है, क्षेत्रों में देश को बांटना नहीं है। 7 वर्ष की अवस्था हो जाने पर बालक राम प्रसाद को पिता पंडित मुरलीधर घर पर ही हिंदी अक्षरों का ज्ञान कराने लगे। उस समय उर्दू का बोलबाला था, अतः घर में हिंदी शिक्षा के साथ ही बालक को उर्दू पढ़ने के लिए एक शिक्षक के पास मकतब में भेजा जाता था। पंडित मुरलीधर पुत्र की शिक्षा पर विशेष ध्यान देते थे। पढ़ाई के मामले में जरा भी लापरवाही करने पर बालक राम प्रसाद को पिता की मार भी खानी पड़ती थी। 14 वर्ष की अवस्था में राम प्रसाद उर्दू की 4वीं कक्षा में उत्तीर्ण होकर 5वीं कक्षा में पहुंचे। अपनी इस किशोर अवस्था में उनमें अनेक दुर्गुण आ गए। वह उपन्यास खरीदते, उपन्यास पढ़ना उनका प्रिय शौक बन गया था। इसके साथ ही श्रृंगारिक साहित्य तथा उर्दू की गजलों का भी वे पठन करते थे और इसी गजलों का उन्हें चस्का लग गया था। वह सिगरेट पीना भी सीख गए थे। रोज एक दिन में 50 से 60 सिगरेट पी जाते थे। इस वजह से उनका जीवन एक तरीके से गलत व दूषित बन गया था। लेकिन उसके बाद उनके जीवन में आर्य समाज का प्रवेश हुआ। उनको एक महात्मा पूज्य स्वामी सोमदेव जी महाराज मिले। 14 वर्ष की आयु में स्वामी जी के संपर्क में आते ही सोमदेव जी ने उन्हें सत्यार्थ प्रकाश राम प्रसाद को पढ़ने के लिए दी। सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने पर उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन आया कि उन्होंने सिगारेट और उपन्यास पढ़ना तो दूर की बात, उन्होंने उबला भोजन करना शुरू कर दिया। रात का भोजन भी बंद कर दिया, नमक खाना भी बंद कर दिया, जनेऊ धारण कर लिया और हर रोज हवन करना शुरू कर दिया। रोज आर्य समाज में जाना भी शुरू कर दिया। रोज योग करना शुरू कर दिया। रोज प्राणायाम करना शुरू कर दिया और रोज दंड बैठक लगाना भी शुरू कर दिया। तथा केवल 14 वर्ष की आयु में उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा की तरह दृढ़ संकल्प किया कि मैं आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। इस तरह आर्य समाज के साथ जुड़ने और वेदों के अध्ययन से राम प्रसाद जी का जीवन ही बदल गया। उसके बाद अंग्रेजों से लड़ने के लिए हथियार खरीदने की उनकी इच्छा दिन प्रतिदिन
बढ़ती ही गई। वह हथियार खरीदने के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहे, किंतु कोई सफलता नहीं मिली। इसी बीच लाहौर षड्यंत्र के मामले में सन 1915 में प्रसिद्ध क्रांतिकारी भाई परमानंद को फांसी की सजा सुनाई दी गई। रामप्रसाद बिस्मिल भाई परमानंद के विचारों से बहुत प्रभावित थे और उनके हृदय में इस महान देशभक्त के लिए अपार श्रद्धा थी। इस फैसले का समाचार पढ़कर बिस्मिल जी का देशानुराग जाग पड़ा। उन्होंने उसी समय अंग्रेजों के अत्याचारों को मिटाने तथा मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए सतत प्रयत्न करने की और एक प्रतिज्ञा ली। यद्यपि भाई परमानंद की फांसी की सजा को बाद में महामना मदन मोहन मालवीय तथा देशबंधु एंड्रूज के प्रयत्नों से आजन्म कारावास में बदल गया, किंतु रामप्रसाद बिस्मिल जी का जीवन पर्यंत अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहना तय हो चुका था। इसी प्रतिज्ञा के बाद उनका एक और नया जीवन प्रारंभ हुआ। पहले वह एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार के पुत्र थे। इसके बाद वह आर्य समाज से प्रभावित हुए और एक सच्चे सात्विक आर्य समाजी बने तथा इस प्रतिज्ञा के बाद उनका जीवन मातृभूमि के लिए समर्पित हो गया। यह उनके हृदय में देश प्रेम के बीज का यह प्रथम अंकुरण था। लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने के लिए जाने पर रामप्रसाद बिस्मिल कुछ क्रांतिकारी विचारों वाले युवकों के संपर्क में आए। इन युवकों का मत था कि देश की तत्कालीन दुर्दशा के एकमात्र कारण अंग्रेज ही थे। रामप्रसाद जी इन विचारों से प्रभावित हुए, अतः देश की स्वतंत्रता के लिए उनके मन में कुछ विशेष काम करने का विचार आया। यहाँ पर उन्हें ज्ञात हुआ कि क्रांतिकारियों की एक गुप्त समिति भी है। इस समिति के मुख्य उद्देश्य क्रांतिकारी मार्ग से देश की स्वतंत्रता प्राप्त करना था। वह सब ज्ञात होने पर बिस्मिल जी के मन में भी इस समिति का सदस्य बनने की तीव्र इच्छा हुई। वह समिति के कार्यों में सहयोग देने लगे। अपने एक मित्र के माध्यम से इसके सदस्य भी बन गए और थोड़े ही समय में वह समिति की कार्यकारिणी के सदस्य बना लिए गए। इस समिति के सदस्य बनने के बाद बिस्मिल फिर अपने घर शाहजहांपुर आए। समिति के पास आय का कोई स्रोत न होने से धन की बहुत कमी थी, अतः इसके लिए कुछ धन संग्रह करने के लिए उनके मन में एक पुस्तक प्रकाशित करने का विचार आया। पुस्तक प्रकाशित करने के लिए भी रुपयों की आवश्यकता थी, अतः उन्होंने एक चाल चली। अपनी माँ से कहा कि वह कुछ काम करना चाहते हैं, इससे अवश्य लाभ होगा, अतः इसके लिए पहले कुछ रुपयों की आवश्यकता है। माँ ने उन्हें 100 रुपये दिए। उन्होंने अमेरिका को स्वतंत्रता कैसे मिली नाम की एक पुस्तक पहले ही लिखी थी। पुस्तक को प्रकाशित करने का प्रबंध किया गया। इसके लिए फिर से 200 रुपये की आवश्यकता पड़ी। इस बार भी माँ से 200 रुपये और लिए। पुस्तक प्रकाशित हुई। इसकी कुछ प्रतियां बिक गई, जिनसे लगभग 600 रुपये की आय हुई। पहले माँ से लिए हुए 400 रुपये लौटा दिए गए। फिर मातृदेवी समिति की ओर से एक पर्चा प्रकाशित किया गया, जिसका शीर्षक था देशवासियों के नाम संदेश। समिति के सभी सदस्य और भी अधिक उत्साह से काम करने लगे, परंतु पर्चा संयुक्त प्रांत के अनेक जिलों में चिपकाया गया और वितरित भी किया गया। शीघ्र ही सरकार चौकन्नी हो गई, अतः संयुक्त प्रांत की अंग्रेज सरकार ने इस पर्चे तथा पूर्व लिखित पुस्तक दोनों को जब्त कर लिया। इस तरह उनकी माँ से जो भी पैसा मिलता था उनको पुस्तकें छापने तथा प्रचार प्रसार करने में रामप्रसाद बिस्मिल जी लगा देते थे। जब मैनपुरी कांड की योजना बनाई गई तो उस समय पंडित गेंदालाल दीक्षित जी, रामप्रसाद बिस्मिल, लक्ष्मण आनंद जी और ब्रह्मचारी जी के सामने समस्या आई डाकुओं की। उस समय चंबल घाटी में डाकू सरदार पंचम सिंह थे, लेकिन इस समस्या को भी रामप्रसाद जी ने अपनी सचोट वार्तालाप शैली से डाकू सरदार पंचम सिंह को भी क्रांतिकारी बना दिया। अब डाकू क्रांतिकारी सरदार पंचम सिंह ने 500 घोड़ेसवार, 200 पैदल सैनिक, उनकी सारी राइफल की व्यवस्था और करीबन 8 लाख रुपए तक की व्यवस्था कर दी। एक और अंग्रेजों को एक साथ भारत के बाहर निकालने जितनी बड़ी योजना बनाई, तभी दूसरी ओर एक क्रांतिकारी अंग्रेजों का मुखबिर बनकर उसने सारी योजना की जानकारी अंग्रेजों को दे दी। लड़ाई हुई, गोलियां चली, 500 अंग्रेज मारे गए। उसके सामने 35 क्रांतिकारी मारे गए। पंडित गेंदालाल दीक्षित जी की बाईं आंख में गोली लगी। उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। बचे हुए क्रांतिकारियों को ग्वालियर की जेल में पंडित गेंदालाल दीक्षित जी को रखा गया।
उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी वहां से गायब हो गए। बीच में एक बार पुलिस उनके पीछे पड़ी तो ग्रेटर नोएडा के पास एक नदी बहती है, वहां पर वह पुलिस को चकमा देते हुए नदी में कूद गए और योग प्राणायाम के बल पर पानी में अंदर तैरते तैरते काफी दूर निकले और वह भूमिगत हो गए। सभी लोगों को और उनके घर वालों ने यह सोचा कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी तो मर गए हैं। पुलिस ने भी यह सोचा कि पंडित राम प्रसाद मर गए हैं। पुलिस ने उनको ढूंढना भी बंद कर दिया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल वेश बदलकर ग्रेटर नोएडा रहना शुरू कर दिया। यह मैनपुरी षड्यंत्र के बाद अंग्रेजों ने अपनी पूरी पुलिस इन लोगों को पकड़ने के लिए लगा दी थी, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि जो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल नाम का व्यक्ति है, इसका मकसद बहुत तेज है, इसके संगठन की क्षमता बहुत अधिक है और इसको यदि हमने खुला छोड़ दिया तो वह किसी को छोड़ेगा नहीं। उसके बाद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने जब तक मैनपुरी षड्यंत्र का मामला शांत न हो जाए तब तक भूमिगत किसान के वेश में रहने का निश्चय किया। 2 साल तक चरवाहे के वेश में पशु चराने का उन्होंने काम किया। वेश बदलने में माहिर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने देखा कि 2-3 साल तक मैं कुछ और नहीं कर सकता, तो 2-3 सालों का उन्होंने सदुपयोग करना तय किया। अमेरिका की स्वतंत्रता का इतिहास हिंदी में लिखा। उनके मन में एक संकल्प हुआ कि हमारा जो क्रांति का विचार, आजादी का विचार और गुलामी के क्या क्या नुकसान है, यह विचार हमें एक एक व्यक्ति तक पहुंचाना है, तो हमें हिंदी भाषा में पहुंचाना पड़ेगा। उस समय माहौल ऐसा था कि अंग्रेजों ने पुलिस एक्ट बना दिया था, प्रेस एक्ट बना दिया था, कुछ भी हम छाप नहीं सकते थे। समाचार पत्र एक्ट भी बना हुआ था, समाचार पत्र में भी कुछ छाप नहीं सकते थे। लोकमान्य तिलक ने एक आर्टिकल अपने केसरी में लिख दिया तो उनको 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया था। वीर सावरकर को 2 जन्म का कारावास दिया गया था, क्योंकि उन्होंने 1857 की क्रांति का इतिहास लिखा था। तो अब पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने स्वदेशी के ऊपर पुस्तक लिखी। उन्होंने चीन की जो क्रांति हुई है उसके ऊपर पुस्तक लिखी। जॉर्ज वॉशिंगटन की जीवनी लिखी और एक बड़ा काम उन्होंने किया। रूस की क्रांति की शुरुआत करने वाली एक महिला थी, स्वाधीनता की देवी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए लगा दिया, तो उनकी जीवनी का अनुवाद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने किया। अपने भूमिगत रहने का समय भी राम प्रसाद जी ने पूरा सदुपयोग किया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी इस तरह जब मैनपुरी षड्यंत्र का मामला शांत हो गया तो 2 साल के बाद बाहर आए। 1919 में अंग्रेजों ने और अत्याचार करने शुरू कर दिए। महात्मा गांधी अंग्रेजों के लिए सिपाही की भर्ती करवा रहे थे कि विश्व युद्ध में अंग्रेजों को हम सिपाही देंगे, नौजवान देंगे, तो विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज हमें आजाद कर देंगे। लेकिन अंग्रेजों की आजाद कराने की कोई योजना नहीं थी। तो सन 1916 में ही पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने संकल्प लिया कि मैं अपना पूरा जीवन क्रांतिकारी कार्यों के लिए लगाऊंगा। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी का एक और बड़ा योगदान क्या है, उसकी कहानी है असहयोग आंदोलन की। सन 1921 में असहयोग आंदोलन हुआ। उसको शुरू करने के लिए महात्मा गांधी तैयार नहीं थे, क्योंकि उस समय गोरखपुर जिले के चोरा चोरी में एक घटना हुई कि कुछ 20-22 पुलिस वालों को क्रांतिकारियों ने थाने के अंदर जला दिया। गांधी जी ने उससे द्रवित होकर असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अब कांग्रेस को उन्होंने एक सेफ्टी वाल्व की तरह बना दिया था, जबकि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी कांग्रेस के कार्यकारी कार्यकर्ता थे। सारे कार्यकर्ता एक संस्था में रहते थे। अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन था। 1919 में जलियांवाला कांड हो चुका था, तो 1921 के इस अधिवेशन में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने पूर्ण स्वराज्य के प्रस्ताव का पूर्ण समर्थन किया और उन्होंने अपने नौजवानों को साथ लेकर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित करवाकर गांधी जी के ऊपर दबाव दिलवाया कि वह असहयोग आंदोलन शुरू करे, क्योंकि जब तक अंग्रेजों को पूर्ण असहयोग नहीं किया जाएगा तब तक अंग्रेजी भारत देश को छोड़कर जाने वाले नहीं थे। इसीलिए गांधी जी द्वारा ऐसा असहयोग आंदोलन बंद करने के बाद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने गांधी जी के ऊपर दबाव बनाया, लेकिन गांधी जी उनके किसी भी प्रस्ताव को मानने के लिए हरगिज तैयार नहीं थे। तो उन्होंने अपनी अलग विचारधारा बनाई, गरम दल और नरम दल की विचारधारा। तो गरम दल की स्थापना में लाला लाजपत राय के साथ पंडित राम प्रसाद जी का बहुत बड़ा योगदान है। जब उन्होंने देख लिया कि यह कांग्रेस से देश का भला नहीं हो सकता, तो उन्होंने कहा कि हम अपनी पार्टी बनाएंगे।
तो उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम से अपनी अलग पार्टी भी बनाई, उसका संविधान बनाया। राम प्रसाद के सपनों का भारत आज तक नहीं बना है। राम प्रसाद जो शिक्षा व्यवस्था चाहते थे, जो अर्थव्यवस्था चाहते थे, वो आज भी हमारे भारत में काले अंग्रेजों ने, यही गुलाम मानसिकता वाले आज के नेताओं ने नहीं बनने दिया है। यह बहुत ही दुखद बात है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी अपने संघर्ष के दिनों में लिखते हैं कि क्रांतिकारी नौजवानों को हमने भर्ती तो कर लिया, लेकिन देश के लोगों को हम समझा नहीं पा रहे थे कि क्रांति क्या है, आजादी की कीमत क्या है, गुलामी के नुकसान क्या है। तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने अपनी आत्मकथा जेल में ही सिर्फ 2 दिन में लिखी। कथा में वह लिखते हैं कि हमारे पास पहनने के लिए कोई अच्छा सा भी कपड़ा नहीं बचा था। हम लंगर में, मंदिरों में, धर्म क्षेत्रों में जाकर भोजन करते थे। आगे पंडित राम प्रसाद जी कहते हैं कि पूरी अंग्रेजों की पुलिस हमारे पीछे पड़ी हुई है। मेरे आसपास, मेरे भरोसे जो नौजवान क्रांति करने के लिए आए हैं, अब जब मैं उनको देखता हूँ कि उनको अंगोछा पहनकर या केवल लंगोट पहनकर पूरे दिन रहते हैं, अखबार बिछाकर फर्श के ऊपर कच्चे पक्के ऊपर सोते हैं, तो मेरी आंखें आंसू से भर जाती है। ऐसे नौजवान जो अपनी पढ़ाई छोड़कर आए, अपने घर परिवार को छोड़कर आए, ऐसे क्रांतिकारियों को 2 वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता था। उनको भोजन की जगह सत्तू घोलकर पीना पड़ता था, और कभी कभी तो वह सत्तू भी नसीब नहीं होता था। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी खुद क्योंकि कसरत करते थे और उनको एक वक्त दूध पीने की आदत थी, तो आगे लिखते हैं कि मुझे रोज दूध पीने की आदत है, लेकिन मैं अपने आसपास के इन क्रांतिकारियों को देखता हूँ, इन नौजवानों के चेहरों को पढ़ता हूँ, तो मुझे रोना तक आ जाता है और दूध पीने के बारे में सोचने की भी मेरी हिम्मत नहीं होती थी। तो ऐसे संघर्षों से हमारे क्रांतिकारियों ने क्रांति की थी। इस तरह रुपये की कमी में क्रांति का काम कैसे करे, इस अवस्था में राम प्रसाद जी ने सोचा कि हमारे जमींदार और साहूकार जो हमारे देश के गरीबों को लूटते हैं, उनके ऊपर डकैती डालेंगे। तो उन्होंने 2-3 डकैती डाली, लेकिन वह डकैती डालने का उद्देश्य उनका हथियार प्राप्त करना था और क्रांति के लिए धनराशि को लाना था। 1-2 डकैती में लोगों ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया, तो उन्होंने जबरदस्ती गोली चलानी पड़ी, तो 1-2 व्यक्ति घायल भी हो गए। उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि हम क्रांतिकारी होकर डकैती का काम करेंगे, लोगों से, साहूकार या जमींदारों से भी पैसा लेंगे, तो लोगों के मन में हम अपने विचारों का प्रचार प्रसार कैसे कर सकेंगे। तो उनके मन में ग्लानि हुई। इसी समय के दौरान एक दिन राम प्रसाद बिस्मिल लखनऊ से सरहानपुर जा रहे थे। उन्होंने देखा कि ट्रेन के अंदर एक संदूक रखी हुई है और हर स्टेशन के ऊपर रेल में कोई कर्मचारी आता है, उसके अंदर धनराशि डालता है। तो उनके मन में विचार आया कि यह क्या है। तो पता किया तो उन्हें पता चला कि यह गार्ड रूम में जो संदूक रखी हुई है, इसमें रेलवे की जो पैसेंजर ट्रेन की जितनी भी आमदनी होती है उसे डाला जाता है। तो उनके मन में विचार आया कि अब हम अपने जमींदारों, साहूकारों के ऊपर डकैती नहीं डालेंगे, हम अंग्रेजों के ऊपर डकैती डालेंगे। तो उन्होंने लगभग 25 साथियों ने मिलकर ट्रेन लूटने की योजना बनाई। 10 लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। 9 अगस्त 1925 को जब ट्रेन लखनऊ से सरहानपुर के लिए चली, तो लखनऊ से 15 किलोमीटर दूर एक काकोरी स्टेशन पहुंचते चैन खींची गई। उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी कि हम किसी भी यात्री को नहीं लूटेंगे, अंग्रेजों ने जो हमसे लूटा है उसको लूटने के लिए आए हैं, किसी भी यात्री को हमसे खतरा नहीं है। गार्ड को उन्होंने कहा कि आप यदि कुछ नहीं कहोगे तो हम आपके ऊपर गोली नहीं चलाएंगे। संदूक का पत्ता निकाला, संदूक को खोलने की कोशिश की, उसका ताला नहीं टूटा, तो कुल्हाड़े से चंद्रशेखर आजाद ने उसको तोड़ दिया। उसमें चांदी के सिक्कों और नोटों से भरे चमड़े के थैले थे। वह सब चादरों में बांधकर वहां से भागने में एक चादर वहीं छूट गई। अगले दिन अखबारों के माध्यम से यह खबर पूरे विश्व में फैल गई। ब्रिटिश सरकार ने इस ट्रेन डकैती को गंभीरता से लिया और DIG के सहायक CID इंस्पेक्टर मिस्टर R.A. हार्टन के नेतृत्व में स्कॉटलैंड की सबसे तेज तर्रार पुलिस को इसकी जांच का काम सौंप दिया। एक क्रांतिकारी पकड़ में आया तो पूरे क्रांतिकारियों को अंग्रेजों की पुलिस ने पकड़ लिया। इस डकैती में अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी, सचिंद्र सान्याल, मनमथनाथ गुप्त, राम प्रसाद बिस्मिल
आदि शामिल थे। काकोरी षड्यंत्र मुकदमे ने काफी लोगों का ध्यान भी खींचा। इसके कारण देश का राजनीतिक वातावरण आवेशित हो गया। अंग्रेजों ने अपनी पूरी पुलिस उनके पीछे लगा दी, क्योंकि अपने आप में यह एक बहुत ही बड़ी घटना थी। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज यह सोचकर बैठे हुए थे कि अब भारत से उन्हें कोई हटा नहीं सकता। इसके बाद उन्होंने रोलेट एक्ट जैसे कानून बना दिए थे। 1919 में उन्होंने जलियांवाला कांड किया। जिसने भी आवाज उठाई उसको दबा दिया गया था। किंतु इस डकैती ने तो अंग्रेजों की चूल्हे ही हिला दी थी। इन क्रांतिकारियों ने जो काम किया वह इतना बड़ा क्रांतिकारी था कि काकोरी कांड के बाद पूरे अंग्रेज इतने डर गए थे कि उनकी नींद हराम हो गई। किंतु पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने अपने व्यक्तिगत जीवन में सिद्धांतों के प्रति बहुत ही दृढ़ थे। उनके अंदर एक योगी, एक योद्धा, एक संत और एक सिपाही सभी के गुण थे। यह जो काकोरी कांड हुआ उसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के खिलाफ मुकदमा लड़ने के लिए अंग्रेजों ने सरकारी वकील के तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के सगे साले मुल्ला जगत नारायण को नियुक्त किया था। इतना ही नहीं, उनको 1 लाख तक रुपये देकर अंग्रेजों ने पूरी ताकत लगा दी कि कोई भी क्रांतिकारी वापस छूट न पाए। उसके बाद न्यायालय में जो हुआ उसका वर्णन करते हुए शहीद वीर भगत सिंह लिखते हैं कि नारायण मुल्ला जो जवाहरलाल नेहरू के सगे साले हैं और वह तो वकालत विदेश लंदन में पढ़कर आए थे, जबकि राम प्रसाद तो इतना पढ़े भी नहीं थे, ना ही उनके पास कोई डिग्री थी। फिर भी जब वे कोर्ट में बहस करते थे, मुल्ला जगत नारायण जो सरकारी वकील था उसको भी चुप करवा देते थे और उनकी सूझ बूझ भी भुला देते थे। इतना ही नहीं, चीफ कोर्ट में उन्होंने अपनी अपील खुद ही लिखी, जिसको देखकर जज को भी कहना पड़ा कि यह अपील सामान्य कैदी की लिखी हुई नहीं है, अपितु यह किसी वकालत के बहुत बड़े जानकार की लिखी हुई है। तो ऐसा अनुपम व अलौकिक व्यक्तित्व पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी का था। जब पंडित राम प्रसाद जी को काकोरी कांड के बाद गिरफ्तार किया गया और उनको जेल में रखा गया, तो उस जेल के अंग्रेज जेलर ने कहा कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की समझ शक्ति, इनकी सोच और विचार का लेवल इतना बड़ा है कि वे यदि गुलाम भारत में न होकर अगर यह ब्रिटिश राज्य में ब्रिटेन में पैदा होते तो ब्रिटेन जिसका लगभग 100 से अधिक देशों में शासन था उसके वह सेनाध्यक्ष होते। इतना बड़ा चरित्र पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का है। यह सिर्फ अंग्रेज की जुबानी नहीं है, किंतु शहीद भगत सिंह भी उस अंग्रेज जेलर की बात के ऊपर मुहर लगाते हुए कहते हैं कि यदि किसी और जगह विदेश में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जैसा व्यक्ति पैदा हुआ होता तो वह उस देश का राष्ट्रपति या सेनाध्यक्ष होता। फांसी के 1 दिन पूर्व बिस्मिल के पिता अंतिम मुलाकात के लिए गोरखपुर आए। कदाचित माँ का हृदय इस आघात को सहन न कर सके, ऐसा विचार कर वह बिस्मिल की माँ को साथ नहीं लाई। बिस्मिल के दल के एक साथी शिव वर्मा को लेकर अंतिम बार पुत्र से मिलने के लिए जेल पहुंचे, किंतु वहां पहुंचने पर उन्हें यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाना पड़ा कि माँ वहां पहले ही आ चुकी थी। शिव वर्मा को क्या कहकर अंदर ले जाए, ऐसा कुछ सोच पाते तभी ही माँ ने शिव वर्मा को चुप रहने का संकेत किया और पूछने पर बता दिया मेरी बहन का लड़का है। सब लोग अंदर पहुंचे। माँ को देखते ही बिस्मिल जी रो पड़े। उनका मातृ स्नेह आंखों से उमड़ा पड़ा, किंतु वीर जननी माँ ने एक वीरांगना की तरह पुत्र को उसके कर्तव्य का बोध कराते हुए ऊंचे स्वर में कहा कि मैं तो समझती थी कि मेरा बेटा बहादुर है, जिसके नाम से अंग्रेज सरकार भी कांपती है। मुझे नहीं पता था कि तू मौत से डरता है। यदि तुम्हें रोकर ही मरना था तो व्यर्थ इस काम में क्यों आए। तब बिस्मिल जी ने कहा, ये मौत के डर के आंसू नहीं है, यह तो माँ का स्नेह बिंदु है। मौत से मैं नहीं डरता, माँ तुम विश्वास करो। इसके बाद माँ ने शिव वर्मा का हाथ पकड़कर आगे कर दिया और कहा कि पार्टी के लिए जो भी संदेशा देना हो इनसे कह दो। माँ के इस व्यवहार से जेल के अधिकारी भी अत्यंत प्रभावित हुए। अब कहने की भी जरूरत नहीं है कि जिसका बेटा शेर हो उसकी माँ तो शेरनी ही होएगी ना भला। अब जिसका इंतजार नहीं था वही अंतिम दिन आ पहुंचा। 19 दिसंबर सन 1927 का दिन। उस दिन सुबह एक सिपाही जाता है और वह तो आश्चर्य से देखता है कि जिसको 1 घंटे के बाद
फांसी मिलने वाली है। वे राम प्रसाद जी उस समय भी दंड लगा रहे हैं। तो सिपाही ने पूछा कि अब तो यह शरीर खत्म होने वाला है, अब दंड लगाने का क्या लाभ है, प्राणायाम योग करने का क्या लाभ है। तब राम प्रसाद जी ने कहा, यह मेरा संस्कार और संकल्प है कि जब तक अंतिम सांस रहेगी मैं रोज योग करूंगा, व्यायाम करूंगा, और यह शरीर तो खत्म हो जाएगा लेकिन यह संस्कार खत्म नहीं होंगे। मैं अगली बार जब जब भारत माता की गोद में दोबारा जन्म लूंगा तो और मजबूत शरीर लेकर जन्म लूं, ताकि अंग्रेजों से फिर लड़कर भारत माता को आजाद करा सकूं। उसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी के तख्ते के पास पहुंचा दिया गया। तख्ते पर चढ़ने से पहले उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त की, आई विश द डाउनफॉल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। मैं ब्रिटिश साम्राज्य का सर्वनाश चाहता हूँ। मालिक तेरी रजा रहे और तू ही रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे। जब तक की तन में जान रगों में लहू रहे, तेरा हो जिक्र या तेरी ही जुस्तजू रहे। इसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल जी ने परमात्मा का स्मरण करते हुए वैदिक मंत्रों का पाठ किया। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्म आसुवा। हे परमात्मा, सभी अच्छाइयां हमें प्रदान करो और बुराइयों को हमसे दूर करो। इस तरह मंत्र का पाठ करते हुए वह फांसी के फंदे पर झूल गए। उन्होंने इतना देश को जगा दिया था कि जेल के बाहर 50,000 तक लोगों की भीड़ हो गई थी। गोरखपुर की जेल के बाहर अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हुई कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के पार्थिव शरीर को निकाला जाए, तो जेल के पीछे से दीवार तोड़कर उनके शरीर को निकाला गया। 50,000 लोगों की भीड़ ने उनकी अंतिम यात्रा निकाली। लोगों ने उनके अंतिम यात्रा के ऊपर फूल चढ़ाए और संकल्प लिया कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के अधूरे सपनों को पूरा करने का काम हमें करना है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी बार बार यही कहते थे कि यह सच है, मौत हमको मिटा देगी एक दिन, लेकिन हमारा नाम मिटाया न जाएगा। आजाद हम करा न सके अपने मुल्क को, बिस्मिल यह मुंह खुदा को दिखाया न जाएगा। राम प्रसाद जी का व्यक्तिगत जीवन बहुत बड़ा था। व्यक्तिगत जीवन में उनका संकल्प था कि मुझे नित्य योग करना है, प्राणायाम करना है, यज्ञ करना है और उसके बाद अपना पूरा समय क्रांति के काम प्रचार प्रसार के लिए देना है। राम प्रसाद बिस्मिल का जीवन इतना बेमिसाल था कि उनके आसपास के क्रांतिकारियों में भी उनका गहरा प्रभाव पड़ता था। इसकी साबिती है उनके साथी अशफाकुल्लाह खान। आओ सुनते हैं उन्हीं की जुबानी से, जिसने कहा था, जाऊंगा खाली हाथ मगर यह दर्द साथ ही जाएगा। जाने किस दिन हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा। बिस्मिल हिंदू कहते हैं फिर आऊंगा, ले नया जन्म ए भारत माँ, तुझको आजाद कराऊंगा। जी करता है मैं भी कह दूं, पर मजहब से बंध जाता हूँ। मैं मुसलमान हूँ, पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूँ। हाँ, खुदा अगर मिल गया कहीं, अपनी जोली फैला दूंगा, और जन्नत के बदले उससे एक नया जन्म ही मांगूंगा। इस तरह वैदिक संस्कृति का पुनर्जन्म का सिद्धांत राम प्रसाद जी ने अपने जीवन के द्वारा बहुत ही सरलता से एक उर्दू भाषी मुस्लिम भाईजान के जीवन में प्रस्थापित भी कर दिया था, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा विरल कार्य था। राम प्रसाद जी ने काकोरी कांड किया और उसके बाद नौजवानों को जोड़ा, तथा उसके बाद जब उन्होंने फांसी के फंदे को चूमा, तब तो पूरे भारत को अंग्रेजों के लिए उन्होंने एक लाक्षागृह सा बना दिया था। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी का व्यक्तित्व कितना बड़ा है उसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आधुनिक तुर्की के निर्माता मुस्तफा कमाल पाशा नाम के क्रांतिकारी हुए, जिन्होंने 1930 के दशक में तुर्की को आजाद करवाया, वहां पर परिवर्तन किए। वह मुस्तफा कमाल पाशा, जिनको तुर्की का फादर कहा जाता है, जो खुद एक क्रांतिकारी थे जिन्होंने संघर्ष किया और तुर्की को ऊपर उठाया, वे राम प्रसाद बिस्मिल जी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने तुर्की में एक नया शहर बनाया और उस शहर का नाम पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के जीवन पर बिस्मिल रखा गया। इस प्रकार पंडित राम प्रसाद जी का चरित्र
इतना प्रभावी था कि वे किसी नवयुवक के साथ चलते चलते वार्तालाप से ही उनको क्रांतिकारी बना देते थे। राम प्रसाद जी के रमणीय क्रांतिकारी कांडों का सिलसिला ही कुछ ऐसा है कि उसको हम जितना याद करते हैं उतना ही वह विस्तृत बन के हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है और फिर वह पूर्ण होने का नाम ही नहीं लेता। तो आओ अंत में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के उन्हीं की पंक्तियों को याद करके उनको नमन करते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमान, हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है, एक से करता नहीं क्यों दूसरा कुछ बातचीत, देखता हूँ मैं जिसे वो चूप तेरी महफिल में है, रह बरे राह मोहब्बत रह न जाना राह में, लज्जते सेहरान वर्दी दूर ये मंजिल में है। आज के इस नूतन चरित्र में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए चरित्र कथन के माध्यम से। लेकिन आज का यह चरित्र आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। इस चरित्र के बारे में कोई प्रश्न भी हो अथवा तो कोई नए चरित्र के बारे में जानना हो तो भी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, जिसके तहत हमें भी प्रेरणा मिले। तो अद्य नूतन चरित्र संप्रति वार्तालाप विषयं समाप्तम्। जय हिंद, वंदे मातरम, जयतु भारतम, नमो नमः।